गाइस, आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट सेमेस्टर के यूरिनरी सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इस साल एनाटॉमी में यूरिनरी सिस्टम से किडनी, सेकंड नेफ्रॉन और फिजियोलॉजी वाले क्वेश्चन में जीएफआर और यूरिन फॉर्मेशन के मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन्हीं से क्वेश्चन आने की ज़्यादा चांसेस है। इसलिए आज के इस लेक्चर में हम यूरिनरी सिस्टम से इन्हीं 4 टॉपिक को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं किडनी से। तो किडनी होती है वो मेन ऑर्गन होती है एक्सक्रीशन के लिए, जो कि यूरिन का फॉर्मेशन करती है। और यूरिन के थ्रू जो बॉडी के मेन मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, ब्लड, यूरिया, नाइट्रोजन और क्रेटिनिन, इनको बॉडी से बाहर पास आउट करती है। किडनी 2 होती है नंबर में और पेरिटोनियल रीजन में। बीन शेप इनकी स्ट्रक्चर होती है। 130 ग्राम हर एक किडनी का वेट होता है। 12 इंटू 6 इंटू 3 सेंटीमीटर इनकी साइज होती है। रेट्रो पेरिटोनियल इसकी पोजीशन होती है। नाम से पता चल रहा है, रेट्रो रेट्रो यानी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पर डायफ्राम के नीचे ये लाई करता है। T12 से लेकर L3 वर्टिब्रा के बीच में सिचुएटेड होता है। अभी आप यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे 2 किडनी होती है। कौन कौन सी? ये वाली राइट किडनी हो गई, ये लेफ्ट किडनी हो गई। और इनकी स्ट्रक्चर कौन सी है? बीन शेप स्ट्रक्चर हो गई। अभी आप देख सकते हो कि राइट वाली किडनी है वो लेफ्ट वाली किडनी से थोड़ी नीचे है, क्योंकि राइट वाली किडनी के ऊपर लिवर प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से जो राइट किडनी होती है वो नीचे शिफ्ट हो जाती है। अब यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन कहाँ होता है? किडनी के अंदर होता है। और वो यूरिन या आगे के स्ट्रक्चर के थ्रू होते हुए बॉडी के बाहर पास आउट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं रीनल की एनाटॉमी। तो इसके 3 पार्ट होते हैं, हाइलम, कॉर्टेक्स और मेडुला। हाइलम कौन सा पार्ट होता है? जहाँ पर रीनल आर्टरी, रीनल वेन और यूरेटर किडनी के अंदर एंटर करते हैं और एग्जिट करते हैं, वो वाला पार्ट होता है हाइलम। कॉर्टेक्स कौन सा पार्ट होता है? ये वाली पूरी किडनी वाली स्ट्रक्चर हो गई। जो अंदर वाला पोर्शन होता है उसके अंदर मल्टीपल अमाउंट में पिरामिड शेप स्ट्रक्चर होती है, जो कि मेडुला एरिया को कवर करती है। और इस मेडुला के ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो होता है कॉर्टेक्स। अभी आप इस स्ट्रक्चर में भी देख सकते हो, ये वाला पोर्शन जहाँ पे रीनल आर्टरी, रीनल वेन और नीचे से यूरेटर किडनी के अंदर एंटर कर रहा है और एग्जिट कर रहा है, वो वाला पार्ट कौन सा होता है? वो पार्ट होता है हाइलम। और यहाँ पर क्या होता है? ये मल्टीपल अमाउंट में क्या है? रीनल पिरामिड है, पिरामिड शेप स्ट्रक्चर है, जो क्या करती है? मेडुला का फॉर्मेशन करती है। मेडुला के ऊपर कौन सा पार्ट है? कॉर्टेक्स। और यहाँ पर पूरी किडनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम रीनल कैप्सूल कहते हैं। यहाँ पे जो ये पिरामिड शेप स्ट्रक्चर है वो नीचे जाके क्या करती है? एक नैरोइंग स्ट्रक्चर बना रही है, जिसे कि हम रीनल पेपिला कहते हैं। रीनल पेपिला आगे जाके माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स फिर मेजर कैलिक्स में और मेजर कैलिक्स फिर रीनल पेल्विस में ओपन होती है। और फिर ये रीनल पेल्विस के थ्रू होते हुए कहाँ से? यूरेटर से निकलती है। यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर में और यहाँ से यूरिथ्रा में। तो जो यूरिन फॉर्म हुआ, मतलब ये रीनल पिरामिड के अंदर भी एक स्ट्रक्चर होती है नेफ्रॉन, वो यूरिन का फॉर्मेशन करता है। वो इस पूरी स्ट्रक्चर के थ्रू होते हुए यूरिथ्रा से बॉडी के बाहर पास आउट हो जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जिससे एसोसिएटेड ऑर्गन। एसोसिएटेड ऑर्गन यानी इसके आसपास कौन कौन से ऑर्गन है। अभी आपको ये तो पता ही होगा कि जो ये किडनी होती है, सॉरी ये डायग्राम राइट लेफ्ट किडनी का मुझसे बनता नहीं है। तो जो किडनी होती है इनके ऊपर क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो राइट वाली पे राइट एड्रिनल ग्लैंड और लेफ्ट किडनी पर लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड होती है। तो सुपीरियर में तो इनकी स्ट्रक्चर फिक्स है। और अभी आपको बताया कि जो किडनी होती है वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे लाई करती है, यानी पीछे की एब्डोमिनल वॉल है। तो पीछे कौन सी स्ट्रक्चर इसको एसोसिएटेड करती है? वो होती है एब्डोमिनल वॉल मसल। और वो कौन कौन सी मसल हो गई? श्वास मसल, क्वाड्रेटस लंबोरम मसल, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल, दोनों किडनी में। लेकिन जो लेफ्ट वाली किडनी होती है उसमें डायफ्राम हो रहा जाता है। एंटीरियर की बात कर रहे थे, इसमें कौन सा? लिवर का राइट लोब। और लेफ्ट वाली किडनी में SSPJ, स्प्लीन, स्टोमक, पेनक्रियाज और जेजोनम। अभी आप इस डायग्राम में देख सकते हो, इस वाले में, कि जो किडनी होती है इनके ऊपर कौन सी, सुपीरियर में कौन सी स्ट्रक्चर है? एड्रिनल ग्लैंड। और इस वाले डायग्राम में देख सकते हो कि पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे लाई कर रहा है, तो पीछे की तरफ ये एब्डोमिनल वॉल मसल हो गई। और वो 3 मसल होती है, श्वास मसल, ट्रांसवर्स और कौन सी? ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल और क्वाड्रेटस लंबोरम मसल। उसके बाद में रीनल की हिस्टोलॉजी की बात करते हैं। तो यहाँ पे रीनल की जो मेन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है वो कौन होती है? नेफ्रॉन, जो कि मल्टीपल अमाउंट में प्रेजेंट होती है हर एक किडनी के अंदर। यहाँ पे नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्पसल में भी 2 स्ट्रक्चर होती है, एक तो कपलाइक स्ट्रक्चर होती है, और जो ये कपलाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम वोमेन कैप्सूल कहते हैं, इसकी जो इनर वाली लाइनिंग होती है वो एक स्पेशल टाइप की सेल बनाती है जिसे कि हम पोडोसाइट सेल्स कहते हैं। और इस वोमेन कैप्सूल के अंदर भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे कि हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, जो कि टफ कैपिलरीज यानी कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है। अब रीनल ट्यूब्यूल की बात करें तो रीनल ट्यूब्यूल के भी 3 पार्ट होते हैं, PCT, लूप ऑफ एनली और DCT। PCT यानी प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, जो कि मेन एब्जॉर्प्शन करता है, यानी सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? PCT में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे
ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम होते हैं। और ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम कुछ नहीं, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है जिसके ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, और इसी स्ट्रक्चर को हम ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम कहते हैं। लूप ऑफ हेनले की बात करें तो इसके दो पार्ट होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। जो डिसेंडिंग वाला पार्ट होता है वो वाटर के लिए परमेबल होता है, और असेंडिंग वाला जो सॉल्ट मिनरल्स होते हैं उनके लिए परमेबल होता है। डीसीटी की बात करें तो ये इसके पास स्पेशलाइज्ड सेल होती है मेकुला डेंसा, जो कि क्यूबॉइडल शेप की होती है। मेकुला डेंसा क्या करती है, ये एक फिक्स कंडीशन में ही काम करती है। जब बीपी जीएफआर का रेट अल्टर्ड होता है तभी ये काम करती है, और जेजी सेल के थ्रू ये अपना काम करवाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेफ्रॉन की। जो नेफ्रॉन अभी आपको पता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, जो क्या करती है हर एक किडनी में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। हर एक किडनी में समथिंग 1 मिलियन के समथिंग इनका अमाउंट। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो नेफ्रॉन के मेनली दो पार्ट होते हैं, रेनल कॉर्पसल और रेनल ट्यूब्यूल। रेनल कॉर्पसल्स के भी दो पार्ट होते हैं, एक तो कपला की स्ट्रक्चर होती है जिसकी जो ये बाहर वाली लेयर होती है वो होती है पैरेटल लेयर, जो कि स्क्वेमस एपिथेलियल की बनी होती है। और जो अंदर वाली लेयर होती है वो विसरल लेयर होती है, जिसके अंदर स्पेशल टाइप की सेल होती है, कौन सी, पोडोसाइट। अब इस कपला के स्ट्रक्चर में भी अब इस ये कपला की स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी एक स्ट्रक्चर होती है जो कि टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती है, जिसे कि हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब ये पूरी स्ट्रक्चर मिलकर क्या करती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करती है। जो भी ब्लड प्लाज्मा यहाँ पे आने वाला है उनको फिल्ट्रेट करेगी और क्या बनाएगी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसके बाद रेनल ट्यूब्यूल की बात करें तो रेनल ट्यूब्यूल के मेनली 3 पार्ट होते हैं, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी। कलेक्टिंग डक्ट हर एक नेफ्रॉन का अलग से पार्ट नहीं होता है। कलेक्टिंग डक्ट में मल्टीपल अमाउंट में जो नेफ्रॉन होते हैं वो आकर यहाँ पर ओपन होती है। पीसीटी, इसके अंदर क्यूबोइडल शेप के एपिथेलियम होते हैं जिसके ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम का फॉर्मेशन करते हैं। और इसी की वजह से सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन होता है नेफ्रॉन में वो पीसीटी के थ्रू होता है। लूप ऑफ हेनले की बात करें तो यहाँ पे इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, एक होता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है वो वाटर के लिए परमेबल होता है, जबकि जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है वो मिनरल्स के लिए है, जैसे सॉल्ट होता है, सोडियम होता है, क्लोराइड होता है, इनके लिए परमेबल होता है। डीसीटी की बात करें तो वो मेनली नॉर्मल कंडीशन में काम नहीं करता है, ये स्पेशल कंडीशन हो, जैसे बीपी अल्टर हो गई हो या जीएफआर रेट में कोई गड़बड़ी हो गई हो तभी काम करता है। और किसके थ्रू काम करता है, मेकुला डेंसा सेल के थ्रू, जो कि क्यूबोइडल शेप की होती है। अभी आप यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है यहाँ पे वोमेन कैप्सूल, पहले आप इसकी पूरी देख लो। ये कपला की स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी हो गई, वो हो गई वोमेन कैप्सूल। वोमेन कैप्सूल के अंदर एक स्ट्रक्चर है जो कि टफ्ट ऑफ कैपिलरीज दिख रही है आपको, वो ग्लोमेरुलस होती है। इस पूरे स्ट्रक्चर के जो सबसे पास में है वो होती है पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये नीचे वाली स्ट्रक्चर कौन सी हो गई, ये हो गई लूप ऑफ हेनले। ये वाली स्ट्रक्चर डीसीटी, और ये कहाँ पे आके ओपन हो रही है, कलेक्टिंग डक्ट में। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है वोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, डीसीटी, ये पूरा कहाँ पे, कोटेक्स वाले पार्ट में है, और जबकि नीचे वाला पार्ट किसमें है, ये मेडुला वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। ओनली लूप ऑफ हेनले सा पार्ट है नेफ्रॉन के अंदर जो कि मेडुला वाले पोर्शन में प्रेजेंट होता है। पीसीटी मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है क्योंकि यहाँ पे ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम होते हैं। लूप ऑफ हेनले में जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होते हैं वो वाटर के लिए परमेबल होता है, जो कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बना होता है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले सॉल्ट के लिए परमेबल होता है और ये क्यूबोइडल एपिथेलियल से बना होता है। डीसीटी कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, जो कि एडीएच और एल्डोस्टेरोन के थ्रू यहाँ पे काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीएफआर की। तो जीएफआर क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा इन ग्लोमेरुलस, यानी जो अमाउंट ऑफ फ्लूइड रीनल कॉर्पसल्स के पास, रीनल कॉर्पसल्स कौन सा होता है, वोमेन कैप्सूल, और वोमेन कैप्सूल के अंदर जो ग्लोमेरुलस वाली स्ट्रक्चर होती है, ये पूरी स्ट्रक्चर मिलकर क्या बनाती है, ये बनाती है रीनल कॉर्पसल्स। तो रीनल कॉर्पसल्स के थ्रू जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड फिल्टर्ड होकर आगे पीसीटी के अंदर जाएगा उसे ही हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा इन ग्लोमेरुलस। उसके बाद हम बात करते हैं जीएफआर की। तो जो फिल्टर्ड हुआ ब्लड प्लाज्मा रेनल कॉर्पसल्स के थ्रू, रेनल कॉर्पसल्स में कौन कौन सी स्ट्रक्चर आती है, ग्लोमेरुलस और वोमेन कैप्सूल। तो इस वाली स्ट्रक्चर के थ्रू जो ब्लड प्लाज्मा फिल्टर्ड हुआ और टीसीटी में गया उसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं, और पर यूनिट टाइम में अगर उसको निकाले तो उसे हम बोलते हैं जीएफआर। तो अमाउंट ऑफ फ्लूइड फिल्टर्ड फ्रॉम कैपिलरीज ऑफ वोमेन कैप्सूल पर यूनिट टाइम, यानी कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड फिल्टर हुआ इन कैपिलरीज से पर यूनिट टाइम में, इसे ही हम जीएफआर कहते हैं। और इसकी सेकंड डेफिनेशन हो गई रेट एट विच प्लाज्मा इज फिल्टर फ्रॉम किडनीज ग्लोमेरुलस। उसके बाद में हम बात करते हैं जीएफआर की। तो 1 मिनट में जीएफआर कितना होता है, 125 ml, और पर डे की बात करें तो 180 लीटर पर डे, ये नॉर्मल वैल्यू होती है। लेकिन अभी आपको पता होगा कि एक दिन में कोई भी व्यक्ति 180 लीटर पर डे यूरिन को एक्सक्रीट नहीं कर सकता। अगर वो एक्सक्रीट करेगा तो हाइपोवोल्यूमिक शॉक में जाएगा, और हाइपोवोल्यूमिक शॉक में जाते ही डेथ में। तो क्या होता है, इसमें से जो 180 लीटर पर डे बन रहा है फ्लूइड, उसके अंदर से 90 to 95%
फ्लूइड का वापस रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है और इसके अंदर से 1.5 से लेकर 1.6 लीटर ही फ्लूइड बचता है जो कि यूरिन के थ्रू पास आउट होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग जीएफआर। जीएफआर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहले होता है रिनल ब्लड फ्लो, कि अब रिनल के अंदर जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड आएगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फिल्टरेशन होगा, और फिल्ट्रेशन के थ्रू ही रेट बनती है। तो जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्लूइड आया उतना ही ज़्यादा फिल्ट्रेशन हुआ और उतनी ज़्यादा क्या होगी, रेट। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जीएफआर के। सेकेंड हो गया ग्लोमेरुलर कोलोइडल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, तो जितना ज़्यादा प्रेशर लगेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, जीएफआर बढ़ेगा। थर्ड हो गया सिस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो होता क्या है कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी उसमें भी मेन किसकी बात की जाए, लेफ्ट वेंट्रिकल की। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या करता है, वो आगे ब्लड को पंप करता है, और ब्लड को पंप करेगा तो जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड पंप होगा लेफ्ट वेंट्रिकल से उतना ही ज़्यादा ब्लड यहाँ पे पहुंचेगा रेनल के पास में, और रेनल के पास में पहुंचेगा तो क्या होगा, यहाँ पर उतना ही ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, जीएफआर रेट होगा। तो सिस्टोलिक बीपी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जीएफआर। उसके बाद होता है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ अफ्रेंट और इफ्रेंट। अफ्रेंट और इफ्रेंट होता क्या है, ये वोमेन कैप्सूल है। वोमेन कैप्सूल में क्या होती है, इफ्रेंट आर्ट्रियोल आती है और अंदर जाके क्या करती है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज में यहाँ पे इकट्ठा रहती है, और इसे ही हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। और जब निकलती है तो इफ्रेंट आर्ट्रियोल में कन्वर्ट होकर निकलती है। तो इसमें क्या होता है, अगर अफ्रेंट आर्ट्रियोल इनमें कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, तो अफ्रेंट आर्ट्रियोल अगर कॉन्स्ट्रिक्ट होगी यानी ये ब्लड प्लाज्मा को इसके अंदर लेके आता है। अगर इसी में कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया तो इसके पास में ब्लड प्लाज्मा कम पहुंचेगा, ब्लड प्लाज्मा कम पहुंचेगा तो फिल्ट्रेशन भी कम होगा और जीएफआर रेट अपने आप कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से जीएफआर रेट कम हो जाएगी। उसके बाद होता है यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी यूरिथ्रा में ऑब्स्ट्रक्शन। अब यूरिथ्रा के थ्रू जब यूरिन बाहर निकलेगा ही नहीं तो क्या होगा, उसका अक्यूमुलेशन होता रहेगा ऊपर की स्ट्रक्चर में। तो वहां से मैसेज आएगा किडनी के पास में कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पहले यूरिन एक्यूमुलेट है, तो आप यूरिन का ज़्यादा फिल्ट्रेशन ना करो। तो इसकी वजह से क्या होगा, जीएफआर रेट कम हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज की। जब कोई इंसान बीमार होता है तो काम करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, वैसे जीएफआर रेट भी यहाँ पे कम हो जाएगी। फिर प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन यानी जितना ज़्यादा प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेटेड होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसकी फिल्टर करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। डिहाइड्रेशन, कि पहले ही बॉडी में फ्लूइड नहीं है तो क्या होगा, फ्लूइड बॉडी में कम है तो इधर ही रेनल कैपिलरीज है उसके पास में फ्लूइड कम पहुंचेगा, तो उसकी वजह से वहां पे फिल्ट्रेशन भी कम होगा, तो जीएफआर रेट अपने आप कम हो जाएगी। ग्लोमेरुलर परमेबिलिटी चेंजेस, कि ये कुछ डिजीज कंडीशन होती है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस की परमेबिलिटी चेंजेस हो जाती है जिसकी वजह से जीएफआर रेट कम हो जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ जीएफआर, यानी कैसे जीएफआर की रेट कम ज़्यादा होती है। तो इसके लिए दो मैकेनिज्म काम करते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में दो फैक्टर आते हैं, मायोजेनिक और ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर। मायोजेनिक में क्या हो जाता है, ये ब्लड वेसल्स पे डायरेक्ट एक्ट करता है, कि मान लो अगर बीपी ज़्यादा है तो अब बीपी ज़्यादा है तो अच्छी कंडीशन नहीं है, तो इसमें क्या होगा, बीपी को कम करना है हमें, तो कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये वाला मैकेनिज्म काम करता है और ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। ब्लड वेसल्स को डायलेट होगा तो प्रेशर कम लगेगा तो बीपी कम हो जाएगी। सेकेंड मैकेनिज्म होता है ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर, यानी ट्यूब्यूल वाला पार्ट करेगा। और रिनल ट्यूब्यूल में कौन कौन से पार्ट बताए थे, पीसीटी, लूप ऑफ फैनले और डीसीटी। और आपको ये भी बताया था कि डीसीटी स्पेशल कंडीशन में काम करता है और मैकुला डेंसा सेल के थ्रू काम करता है। तो यहाँ पे बीपी कम हुई तो यहाँ पे क्या होगा कि जो डीसीटी की मैकुला डेंसा सेल है वो रेनिन को एक्सक्रीट करेगी और उसकी वजह से क्या होगा, बीपी का रेगुलेशन होगा। सेकंड होगा एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म, इसका पहला फैक्टर कौन सा है, न्यूरल मैकेनिज्म, यानी ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू काम करता है। अब आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो सिस्टोलिक बीपी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कार्डियक आउटपुट के, और जो डायस्टोलिक बीपी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पीवीआर के। और सिस्टोलिक बीपी कैसे अफेक्ट कर रही है जीएफआर को, वो अभी आपको जस्ट इससे पहले वाले पेजेस में अभी आपको बताया था। उसके बाद में सेकेंड मैकेनिज्म होता है हार्मोनल मैकेनिज्म, इसमें एंजियोटेंसिन सेकेंड के थ्रू ये यहाँ पर बीपी का रेगुलेशन होगा। हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, जो कि आज का लास्ट टॉपिक है। यूरिन फॉर्मेशन किडनी में होता है और किडनी में भी किसके थ्रू होता है, नेफ्रॉन। अब जो किडनी के अंदर यूरिन बना वो कहाँ जाएगा, यूरेटर में, यूरेटर से जाएगा यूरिनरी ब्लेडर में जो कि टेम्परेरी स्टोरेज करता है यूरिन का, और जब पर्सन को वॉइड करना होता है उसको वो वॉइड कर सकता है। यूरिन की कंपोजिशन कैसे डिसाइड होती है कि ये वोमेन कैप्सूल हो गया, वोमेन कैप्सूल के अंदर एक ग्लोमेरुलस वाली स्ट्रक्चर हो गई। तो अभी जो फिल्ट्रेट यहाँ पर आया तो वो 3 ट्यूबुलर पोर्शन से होकर गुजरेगा, पीसीटी, लूप ऑफ फैनले और डीसीटी। जब ये यहाँ से होकर गुजरता है तो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन के थ्रू यहाँ पे सब्सटेंस एक्सचेंज होते हैं और यूरिन की कंपोजिशन डिसाइड होती है। यूरिन फॉर्मेशन की 3 स्टेज होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो इसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है
इसके अंदर क्या होती है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है जो कि सेमी परमेबल होती है, और इसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो क्या करती है, सिलेक्टिवली होती है, यानी स्मॉल साइज की जो सब्सटेंस होते हैं, यानी वाटर और स्मॉल सब्सटेंस होते हैं, उन्हीं को यहाँ से पास होने देती है, और जो बड़ी साइज के मॉलिक्यूल है उनको यहाँ से पास नहीं होने देती है। अब जो यहाँ पे फिल्ट्रेट बना, इसकी कंपोजिशन आगे जाके, मतलब जो ये फिल्ट्रेट बना वो आगे जाके यूरिन में कन्वर्ट होता है, तो इसकी कंपोजिशन कौन एडजस्ट करता है, रीनल ट्यूब्यूल के पार्ट कौन कौन से, पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले। अब यहाँ पे जो ये फिल्ट्रेट करता है, कौन करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, जो कि 3 लेयर की बनी होती है। ये वोमेन कैप्सूल है, यहाँ पे कौन सी होती है, ग्लोमेरुलस, तो ग्लोमेरुलस के अंदर ये एपिथीलियम, इसकी ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, और वोमेन कैप्सूल की एपिथीलियम, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं, और यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। और नॉर्मल फिल्ट्रेशन एक दिन में कितना होता है, 125 ml पर मिनट होता है, और पूरे दिन में बात करें तो 180 लीटर पर डे होता है, जिसमें से 90 to 95% पहले फिल्टर्ड हो जाता है, और 1.5 से लेकर 1.6 लीटर पर डे ही यूरिन फिर बनता है लास्ट में। उसके बाद में सेकेंड स्टेज होती है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ये कौन सी स्टेज होती है कि आपको बताइए, वोमेन कैप्सूल, इसके अंदर ग्लोमेरुलस, यहाँ पे पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, ये डीसीटी। इसके करस्पॉन्डिंग में यहाँ पे क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज चलती रहती है, यहाँ पे ये ब्लड कैपिलरीज इसके साथ साथ में चलती रहती है। तो यहाँ से क्या होता है कि जैसे पीसीटी वाला पार्ट है, तो यहाँ पर जो फिल्ट्रेट फॉर्म होके यहाँ पे आया, फिल्टर्ड होके, तो पीसीटी क्या करता है कि इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पीसीटी यहाँ से उठा के सब्सटेंस को ये ब्लड कैपिलरीज में डाल देता है कि इनको ले जा, बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस में ये होता है। और इसकी जो थर्ड स्टेज होती है सीक्रेशन की, उसके अंदर क्या होता है कि फ्लो में पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, ये सबसे सब्सटेंस डाल तो देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट है, ये जरूरत नहीं है, या फिर एसेंशियल नहीं है ऐसे प्रोडक्ट, या फिर जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है, ऐसे सब्सटेंस को जो ब्लड कैपिलरीज उठा के वापस इनमें में डालते हैं कि ये बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको उठा के बाहर ले जाओ। तो सिक्रेशन प्रोसेस में वो होता है। तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कौन सी प्रोसेस होती है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जिसके अंदर एसेंशियल सब्सटेंस को रीअब्जॉर्ब किया जाता है, यानी यहाँ से उठा के कहाँ पे पहुंचाएगा, ब्लड कैपिलरीज में। और सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, पीसीटी में, क्योंकि यहाँ पे ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम होता है। और दूसरी तरफ मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, वो होगा लूप ऑफ हेनले में। तो पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो जो नेगेटिव चार्ज लेकर घूमने वाले आयन है, उनका कैसे पैसिवली हो जाता है, यानी बिना एनर्जी खर्च किए ही वो यहाँ से उठ के ब्लड कैपिलरीज में पहुंच जाते हैं। विटामिन सी, कैटायन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी इनको यहाँ से ब्लड कैपिलरीज में पहुंचाने के लिए एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। उसके बाद में लूप ऑफ हेनले में मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग और असेंडिंग। डिसेंडिंग किसके लिए, सिर्फ वाटर के लिए परमेबल होता है, यानी वाटर का आना जाना हो सकता है, तो यहाँ से वाटर उठ के ही जाएगा और कोई नहीं जाएगा। असेंडिंग में सिर्फ ये सोडियम के लिए परमेबल होता है, तो यहाँ से सिर्फ सोडियम का ही रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है। डीसीटी की बात करें तो ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, जो कि मैक्युला डेंसा सेल्स के थ्रू काम करता है, और जब भी काम करता है तो ये सोडियम को एक्टिवली और वाटर को पैसिवली रीअब्जॉर्ब करता है। और यहाँ पे जो ये डीसीटी काम कर रहा है वो 2 हार्मोन के थ्रू काम करता है, एडीएच जो कि वाटर के लिए काम करता है, और एल्डोस्टेरोन जो कि सोडियम के लिए काम करता है। थर्ड स्टेज होती है ट्यूबुलर सिक्रेशन, जो कि लास्ट स्टेज है यूरिन फॉर्मेशन की। ये एक्टिव प्रोसेस, यानी यहाँ पे एनर्जी यूज करनी पड़ेगी इसको, कि सब्सटेंस आ तो गए ब्लड कैपिलरीज में, तो ब्लड कैपिलरीज क्या करेगी कि अब बॉडी को चाहिए नहीं है, तो वो लेगा क्यों, तो वो वापस यहाँ पर ये फिल्ट्रेट जो बना हुआ है, जो ट्यूबुलर पार्ट है, उसके अंदर वापस पहुंचा देगा। और ये कौन सी प्रोसेस होती है, ट्यूबुलर सिक्रेशन वाली प्रोसेस होती है, कि अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कि रीअब्जॉर्ब होके पहुंचे हैं ब्लड कैपिलरीज में, तो उनका क्या होता है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी एनर्जी यूज करके यहाँ पे वापस फिल्ट्रेट में पुट बैक कर दिया जाता है। अब यहाँ पे कौन कौन से सब्सटेंस पुट बैक हुए हैं पीसीटी के अंदर, कौन कौन से हुए हैं, पोटेशियम, हाइड्रोजन, बाइल सॉल्ट और सम ड्रग्स एंड टॉक्सिन यहाँ पे सीक्रेट हुए हैं। लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग और असेंडिंग, तो डिसेंडिंग तो वाटर के लिए परमेबल होता है, तो जितना ज़्यादा वाटर हमारी बॉडी में होगा उतना ही ज़्यादा हमारी बॉडी को यूज कर लेगी उसको, तो वाटर का तो यहाँ पे सिक्रेशन तो होता ही नहीं है। असेंडिंग की बात करें तो ये क्या करती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया का ही यहाँ पे सिक्रेशन करती है। और डीसीटी में बात करें तो यहाँ पे पोटेशियम, अमोनिया और हाइड्रोजन आयन का यहाँ पे सिक्रेशन होता है। और यहाँ पे जो ये रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन हुआ है, ये दोनों किसके लिए, पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ये प्रोसेस होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।